नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना से एक खबर है जहां पुनपुन में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। गांव के एक घर से दो युवकों का शव बरामद हुआ है। खबर यह मिल रही है कि मृतक की जो पहचान है इंद्र कुमार और जलेंद्र कुमार के तौर पर हो गई है। दोनों का कई टुकड़ों में शव मिला है और यह कहा जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद था और इसी विवाद में दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है। नाराज लोगों ने आरोपी के घर को निशाना बनाया और उसकी गाड़ी में आग लगाई है। तो पुनपुन इलाके में दो लोगों की हत्या से सनसनी मची हुई है और हत्या के बाद से पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुनपुन से, जहां पर दो लोगों की हत्या के बाद पूरा जो गांव है इकट्ठा हो गया है। लोग गुस्से में हैं। आरोपी के घर पहुंचकर उसके घर में तोड़फोड़ की गई है, उसकी गाड़ी में आग लगा दी गई है और यह बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला था और दोनों ही लोग जिनकी हत्या की गई है ये प्रॉपर्टी डीलर्स थे, जमीन खरीद बिक्री किया करते थे। और ये जो गाड़ी जो धू धू कर जलती हुई आपको नजर आ रही है ये आरोपी की गाड़ी है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। तो इस वक्त जो सबसे अहम सबसे बड़ी खबर है पुनपुन से वो ये है कि दो लोगों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा आपे से बाहर है। हालांकि फिलहाल की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। में दो लोगों की डेड बॉडी मिली है जिनका नाम उमेंद्र और जलेंद्र है। प्रथम दृष्टया ये ज़मीन से रिलेटेड मैटर नज़र आता है जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की गई है। बाकी जांच कर मालूम पड़ेगा। तो घर और गाड़ी में आग लगाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुनपुन से और ये तस्वीरें जहां पर पूरा गांव इकट्ठा है, गुस्से में लोग हैं। जिसने हत्या की जो आरोपी है लोगों द्वारा उसके घर पर तोड़फोड़ की गई है और इसके साथ ही उसकी गाड़ी में आग लगाई गई है। इस वक्त हम पटना के पुनपुन के डुमरी गांव में हैं और यहां पर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। ठीक हमारे सामने जो आप देख रहे हैं जिस मकान से धुआं उठ रहा है, यहाँ पर दो युवकों की हत्या कर डेड बॉडी को छिपाया गया था। और जब जानकारी मिली उसके बाद लोगों ने यहाँ पर जो पिंटू नाम बताया जा रहा है मकान मालिक का, उसकी खोजबीन की, नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने घर में आग लगाई। लोग बेहद नाराज़ हैं। दो युवक अपने घर से निकले थे और बहुत विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी बॉडी को कई टुकड़ों में काटा गया है। ऐसे में जो हत्यारे थे उनकी नृशंसता का पता चल सकता है। फिलहाल लोग इस घटना के बाद बेहद नाराज़ हैं। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बिहार सैन्य पुलिस के जवानों को लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो आरोपी है उसके घर में भी नाराज़ भीड़ ने आग लगा दी है। अभी भी घर से जो धुआं है वो लगातार उठ रहा है। घर वाले फरार हो गए हैं यहाँ से और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी घटना के बाद लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस की टीम है और जो आरोपी की एक गाड़ी है वो देखिए उसमें भी आग लगाई गई है यहाँ पर। और तमाम जो अधिकारी हैं ASP मसौढ़ी, इसके अलावा जो पुनपुन की सर्किल इंस्पेक्टर हैं आरती कुमारी जायसवाल और बिहार सैन्य पुलिस के जवान जो है यहाँ पहुँच गए। इस घटना के बाद लोगों में बेहद नाराज़गी और ये गाड़ी जो मंगाई गई है इसमें डेड बॉडी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना है। और इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है ज़मीनी विवाद को लेकर यह घटना जो है वह घटी है। और अगर ज़मीनी विवाद था भी तो उसका सॉल्यूशन था, लेकिन इस तरीके से वैमनस्यता और दुश्मनी की भावना से किसी के शरीर को कई टुकड़ों में बांट देना, आप समझ सकते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया होगा वो कितने क्रूर रहे होंगे। और राजधानी पटना में इस तरह की घटना के बाद सनसनी फैल गई। इस वक्त काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। लोग जो हैं इस इलाके में, जो मृतक थे उनका घर यहाँ से दूर बताया जा रहा है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। और उनको किस तरीके से यहाँ पर उनकी बॉडी छिपाई गई थी, शायद भूसा था और भूसे में बोरे में बंद करके बॉडी को छिपाया गया था। मकसद यही था कि रात होने के बाद जो डेड बॉडी थी उसको ठिकाने लगाया जाए। फिलहाल इस घटना के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल वैसे यह पता चल गया कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। FIR भी लॉन्च करवाया जा रहा है परिजनों के बयान के आधार पर। लेकिन मसौढ़ी अनुमंडल में घटी इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि राजधानी पटना में पुलिस का वाकई में कोई खौफ नहीं है। और दुश्मनी के मकसद से ही सही, अपनी दुश्मनी निकालने के ही मकसद से जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके अंदर कोई खौफ नहीं है। अब देखना होगा पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई करते हैं और आगे उनकी कब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, डुमरी, पुनपुन।
आगे बढ़ते खबरों में, पिछले 2 दिन से लालू प्रसाद बीमार हैं। उनका इलाज पटना के ही एक हॉस्पिटल में चल रहा है। लालू प्रसाद के अस्पताल में भर्ती होने की जो पहली तस्वीर सामने आई है, और उस तस्वीर को लालू की बेटी रोहिणी ने ट्वीट किया है, जिसमें वो काफी भावुक दिख रही हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इन दिनों बीमार हैं। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें लालू यादव गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। लालू यादव को ऑक्सीजन लगी ये तस्वीर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की है। भावुक होते हुए रोहिणी आचार्य ने बीमार पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, माई हीरो, माई बैकबोन पापा, गेट वेल सून। फिर रोहिणी आचार्य ने ये भी लिखा है, हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जिनकी शक्ति। तस्वीर के नीचे रोहिणी आचार्य भी दिख रही हैं, जिसमें वो काफी भावुक और रोते हुए भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल रविवार को राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से पैर फिसलने के बाद लालू यादव के कंधे की हड्डी टूट गई थी। कुछ देर बाद लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। 75 साल के लालू की किडनी में संक्रमण, फेफड़ों में पानी जमा होने और रक्तचाप समेत कई बीमारियां हैं। स्थिति सामान्य रही तो लालू को दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। थोड़ा सा भी स्थिति में सुधार होगा तो जहाँ से उनकी लगातार दवाई होती रही है वहाँ उनको ले जाया जाएगा। 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस है, लेकिन पार्टी के संस्थापक लालू यादव बीमार हैं। लिहाजा पटना ऑफिस में साधारण तौर पर स्थापना दिवस मनाया गया और लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जल्द ठीक होकर घर लौटें। राज्य सरकार को उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत दिल्ली भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सियासत में बयानों के कई मायने होते हैं, लेकिन खामोशी के मायने भी कम नहीं होते। 2 दिनों के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो मंत्री बने रहेंगे या फिर वो इस्तीफा देंगे, यह सवाल अभी भी सवाल ही है। आज जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो जवाब में सिर्फ खामोशी थी। दिल्ली टू दिल्ली वाया 7 जुलाई आने वाला है, क्या करेंगे आरसीपी? सर 7 जुलाई को सर आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? 7 जुलाई से पहले खामोशी के क्या है मायने? हाँ या ना, बस इतना तो सर। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर। 7 जुलाई को आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनका मंत्री पद खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में 2 जुलाई को तेलंगाना बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी इन तस्वीरों के बाद सियासत की तासीर गर्म हो चली थी। कयास लगाए जाने लगे कि आरसीपी को तीर चुभने लगा और कमल की सुगंध भाग गई, लेकिन चंद घंटे में ही तमाम कयासों को खारिज कर दिया गया और बताया गया कि आरसीपी हैदराबाद में आए तो थे जरूर, लेकिन एनएमडीसी की मीटिंग में शामिल होने। लेकिन उनके हैदराबाद में उतरते ही बीजेपी वालों ने अपना समझकर उनका स्वागत कर दिया। आरसीपी सिंह का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। जाहिर है उनकी कुर्सी खतरे में है, लेकिन 2 दिन पहले तक आरसीपी के होंठ तमाम सवालों पर सिले हुए हैं। सवाल हजार हैं, लेकिन आरसीपी के होंठों पर जवाब शून्य है। सर 7 जुलाई को सर आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? सर एक सर सवाल है सर, बस इस पे हाँ या ना, बस इतना तो सर इस्तीफा देंगे या कंटिन्यू कर रहे हैं सर मंत्री पद? द्रौपदी मुर्मू सर आज एनडीए के उम्मीदवार गई हैं बिहार में। सही, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर।
सर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर। सर विपक्ष का कहना है कि आप जेडीयू के बड़े धड़े के साथ बीजेपी चले जाएंगे। सर आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है सर? जाहिर है इस वक्त आरसीपी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। 7 जुलाई नजदीक है, तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन आरसीपी से जुड़ी तस्वीर अभी धुंधली है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और एक अहम खबर, दिल्ली से पटना आ रही गो एयर की फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाया गया। तकनीकी वजहों से पटना में फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई। बाद में यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से पटना भेजा गया। दिल्ली टू दिल्ली वाया पटना, पटना की जगह दिल्ली में लैंडिंग। पटना पहुंचकर भी गो एयर की फ्लाइट G8131 एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। अचानक से फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाना पड़ा। वजह थी तकनीकी खराबी। पटना एयरपोर्ट पूरी तरह से खतरनाक हो चुका है और आज फिर G8131 गो एयर की फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं कर सकी। दरअसल 1:50 पर पटना एयरपोर्ट पर लगातार अनाउंसमेंट भी हुआ कि अब गो एयर की फ्लाइट लैंड करने वाली है, लेकिन इस बीच राउंड लगाने के दौरान ही पायलट ने अनाउंस कर दिया कि फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है। इसकी वजह से फ्लाइट को हम वापस दिल्ली ले जा रहे हैं। और फ्लाइट को दिल्ली ले जाया गया, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जो यात्री थे उनको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कराया गया। वापस दिल्ली पहुंचने के बाद पायलट ने फ्लाइट को न सिर्फ सेफली लैंड कराया, बल्कि उसमें सवार सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित पहुंचाया भी। लेकिन इसी बीच फ्लाइट के अंदर मौजूद पैसेंजर्स की क्या हालत थी, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। अभी मतलब हमारी शादी हुई है, एक ही दिन हुआ हमारी शादी को, हम न्यूली मैरिड है और कुछ रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए हम जा रहे थे। जो रीति रिवाज होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम अपने गांव जा रहे थे और इन्होंने बोला 10 मिनट में फ़्लाइट लैंड होने वाली है और उसके बाद टेक्निकल इशू बता दिया। मतलब यहाँ पे माहौल ऐसा था कि सब प्रेयर्स कर रहे थे, इवन मतलब सिचुएशन बता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आई है। एक तो वो मेंटल प्रेशर हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, एकदम से कोई रीज़न नहीं दिया गया। सब स्माइलिंग फेस के साथ यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आधे रास्ते से फ्लाइट आप मतलब ऑलमोस्ट 75% एरिया आप कवर करके और वापस दिल्ली लैंड करवा रहे हो, तो फॉल्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। पिछले 15 दिनों में पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली या लैंड करने वाले किसी विमान में तीसरी बार तकनीकी खराबी सामने आई है, जो विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की चिंता का सबब है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो पटना में गो एयर की फ्लाइट में आई खराबी को लेकर विशेषज्ञ ने फ्लाइट के रखरखाव पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व पायलट अमित अग्रवाल ने कहा कि अगर बार बार किसी खास कंपनी की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ रही है तो निश्चित ही डीजीसीए को इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। किसी एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट में कंटिन्यू कोई डिफ़ॉल्ट स्नैग अगर आ रहा है तो क्या ये डीजीसीए, एयर सेफ्टी, सिविल एविएशन इसकी जानकारी जवाबदेही नहीं बनती है कि वह उस पर्टिकुलर एयरलाइंस के मेंटेनेंस सिस्टम को आइडेंटिफाई करे, क्या वो प्रॉपर ढंग से मेंटेनेंस हो रहा है? ऐसा लगता तो नहीं है। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस होगा तो इस तरह के स्नैक्स कंटिन्यूअसली नहीं आएंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर एनडीए के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा स्मारक पहुंची, बिरसा मुंडा के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार से द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई। मुर्मू समर्थन की अपील लिए पटना पहुंची हैं और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बिहार के लोग उन्हें ही अपना स्नेह देंगे। आग्रह कहना चाहूंगी, इस बेटी को एक बार भारत माँ की सेवा करने के लिए मुझे मौका देंगे। मेरे पूर्वी राष्ट्रपतियों ने जैसे काम किए हैं वो महान है, हम सबके नमस्य है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैं उनके तरह नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मेरे जैसा मैं होंगी। इस पद पे रहूँ या न रहूँ, ये मिट्टी क्योंकि मेरे आगे नहीं कि पीछे नहीं, कि केवल मेरा देश है, मेरी धरती मेरी माँ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे भरोसा है कि द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से विजयी होंगी। सब लोगों ने अपनी
बात कह दी है और हम लोगों को पूरा भरोसा है ये भारी बहुमत से जीतेगी। सर आपने कहा सर बिहार के लिए खुशी उड़ीसा में खुशी की बात करें सर, आप तो जानते हैं आपने सारी बात कह दी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने भी कहा कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ पूरा देश खड़ा है, साथ ही सभी दलों में उनका समर्थन है। ये कोशिश नहीं थी, बल्कि एनडीए एकजुट है और अभी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा हुई, पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी का आभारी है कि एक जनजातीय समाज से एक व्यक्ति को मौका मिला। तो सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है, उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता और पूरा देश आज साथ खड़ा है। जो विपक्ष है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं साथ में, और ममता जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि पहले घोषणा हो गई होती तो मैं दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में नहीं जाता। यानी सभी दलों में इनका समर्थन है। कुछ की मजबूरियां होगी, नहीं तो अंदर से सारे लोग समर्थन में हैं। सियासत में सक्रिय रहे बिहार में एक मामला शांत नहीं होता कि दूसरे मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है। इस बार मामला वक्फ भवन से जुड़ा है, जिस पर सत्ता पक्ष के ही सहयोगी जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। बिहार में वक्फ भवन को लेकर नए सिरे से सियासत शुरू हो चुकी है। वक्फ भवन पर सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू ही आमने सामने है। सरकार ने वक्फ भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है, जिसके बाद बीजेपी तीर्थ भवन बनाने की मांग कर रही है। जेडीयू का तर्क है कि हर वर्ग के विकास के मकसद से ये फैसला लिया गया है, तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मामला धर्म विशेष से जुड़ा है। ऐसे में बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए कि जहां जरूरत हो वहीं बनाया जाए, ना कि बिल्डिंग बना करके और उसमें स्टूडेंट ना हो, खाली रहे, तो पैसे का मिसयूज भी हो सकता है। इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और ज़रूरत के हिसाब से काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इस तरह के कोई भी फैसले को निश्चित रूप से समाज के हर वर्गों को लेके चलना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि सरकार को अब हम लोग पहल करें कि तीर्थ भवन भी बने, जिससे कि जो बड़ी आबादी है जो तीर्थ करने जाती है उसके लिए भी एक स्थान सुनिश्चित हो। वैसे नेता चाहे जो दलील दे ले, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से भी फैसले लिए जाते हैं और उसका असर भी दिखाई देता है। तभी तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। को लगता है कि मुख्यमंत्री ने वो वक्फ बोर्ड को अपने पैर पे खड़ा करने का जो है सो एक तरीका ये बनाया है। और मुख्यमंत्री आज हैं, वो अरे आबे हयात लेकर तो आए नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए इन्होंने जो भी किया है वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तो इसकी दलील मुस्लिम समुदाय का विकास, मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई, मुस्लिम समारोह के आयोजन से जोड़कर दिया जा रहा है। ऐसे में किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और दरभंगा में वक्फ भवन का निर्माण होना है। वक्फ भवन पर सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बड़ा बयान दे दिया है। निषाद ने भी नितिन नवीन के बयान का समर्थन करते हुए वोट बैंक से जोड़ दिया। कहा, यदि मुसलमानों के लिए भवन का प्लान है तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं। वक्फ भवन बोर्ड बन रहा है, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू जो सबसे ज़्यादा संख्या में एनडीए को वोट देते हैं तो उनके भी हित को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो हम लोग में भी गलत मैसेज आएगा। तो सरकार अगर उसके लिए बना रही है तो हिंदू के लिए भी तीर्थ स्थल वहाँ पर बने। वैसे वक्फ का मतलब होता है लोगों के उपकार के लिए दिया गया धन। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के पूर्वजों ने अपनी संपत्ति वक्फ कर दी थी। मकसद था इस संपत्ति से हर क्षेत्र में विकास करना, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शिक्षा के विकास में हो, इसकी कल्पना की गई थी। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने वक्फ की जमीन पर भवन बनाने का फैसला किया है, जिसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद भूतराज की रिपोर्ट।